यहां पर जो चेंज आया वो 2mu नहीं आया, वो आया 2mu cos 30 डिग्री। तो 1000 मीटर चलने के बाद कार ऑटोमेटिकली फ्रिक्शन की मदद से रुक जाएगी। और आपने सडनली चद्दर को खींच लिया, तो आप अगर सडनली उसको खींचें तो कई बार बर्तन अपनी जगह पर ही स्थिर रहते हैं, दे आर नॉट डिस्टर्ब्ड एट ऑल। बहुत बच्चे गड़बड़ करते हैं यहां पर। ऑलवेज रिमेंबर यू आर गोइंग टू पुट द मेजर्ड वैल्यूज। Hello students, today Alan Curran Institute is bringing a T20 series, and the series which we are going to discuss is the topic in chapter physics, and that chapter is laws of motion with friction and units and measurements along with the instruments, along with the measuring instruments. So मैं अभिषेक सेठी आज आपको नीट 2025 की इस क्विक रिवीजन जर्नी पर लेकर चलता हूं, और सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं लॉज ऑफ मोशन के टॉपिक को। लेट अस बिगिन स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन रहता है हमारा, जहां पर 2 या 3 ब्लॉक्स हमें दिए होते हैं, कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया होता है, या तो हमसे एक्सेलरेशन पूछी होती है और या हमसे दोनों के बीच में नॉर्मल पूछा होता है। तो इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 3 ब्लॉक्स A, B, C ऑफ मासेस 4 kg, 2 kg एंड 1 kg आर इन कॉन्टैक्ट ऑन अ फ्रिक्शनलेस सरफेस, मतलब सतह हमारी स्मूथ है। If a force of 14 Newton is applied on the 4 kg block, then the contact force between A and B is what? मतलब हमें A और B के बीच में प्रोड्यूस होने वाला नॉर्मल निकालना है। अगर हम बात करें, सबसे पहला काम होता है हमारा एक्सेलरेशन निकालना सिस्टम का। वी कैन फाइंड द एक्सेलरेशन विद द नेट फोर्स। नेट फोर्स यहां पर है 14 न्यूटन एंड टोटल मास इज 4 + 2 + 1 दैट इज 7 kg, राइट। सो हमारे पास एक्सेलरेशन आ गई 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा, हमें ए और बी के बीच में नॉर्मल निकालना है, तो मैंने बी और सी को एक कंबाइंड सिस्टम मान लिया और इसको एक्सेलरेट करने वाला केवल नॉर्मल ही है। तो अगर इस नॉर्मल की बात करें, इस नॉर्मल का क्या काम है? इस नॉर्मल का काम है इन दोनों के मासेस का सम, दैट इज 2 + 1 इनटू द एक्सेलरेशन दैट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड ए। और बच्चों एक्सेलरेशन हम निकाल चुके हैं, कितनी है? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो वी कैन से 3 × 2 and that is going to give us what? 6 न्यूटन। अब आप खुद सोचेगा, अगर आपसे बी और सी के बीच में नॉर्मल पूछा होता, किसके बीच में पूछा होता? बी और सी के बीच में। तो आप अगर वो नॉर्मल निकालना चाहते, लेट अस से आई कॉल दिस एन डैश, तो उस एन डैश का एक ही पर्पज है, किसको एक्सेलरेट करना? केवल सी को, ओनली सी। सो आई वुड हैव रिटन दैट एन डैश वुड बी इक्वल टू मास ऑफ ब्लॉक सी इनटू एक्सेलरेशन। तो यहां हमारा एक मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन जो रहता है, ब्लॉक हमें दे देता है फ्रिक्शनलेस सरफेस पे और उनके बीच का नॉर्मल या फिर एक्सेलरेशन पूछता है। इसी प्रकार वो टेंशन भी पूछ सकता है अगर दोनों ब्लॉक्स के बीच में क्या अटैच कर दे? आइडल स्ट्रिंग, राइट। लेट अस मूव टू सेकंड क्वेश्चन। अब हमसे बोला गया द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन इन विच अ बॉक्स इज लाइंग ऑन द फ्लोर दैट विल रिमेन स्टेशनरी, दैट विल रिमेन स्टेशनरी। अब माइंड में क्वेश्चन आया, ट्रेन तो एक्सेलरेट कर रही है, तो ब्लॉक कैसे स्टेशनरी होगा? तो यहां ऑब्वियस है, ये एनसीईआरटी में एक एग्जांपल दे रखा है हमें, क्वेश्चन भी है कि ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर रखा हुआ बॉक्स ट्रेन के रिस्पेक्ट में स्टेशनरी है। तो एक्सेलरेट तो कर रहा है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, बट ट्रेन के रिस्पेक्ट में स्टेशनरी है। और बोला मैक्सिमम एक्सेलरेशन बताओ क्या होगी, गिवन द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज दिस। अब बच्चों अगर हम यहां बात करें तो बड़ा ऑब्वियस सा गेम है, एक ब्लॉक है, उसको एक्सेलरेट करवाना है, ग्राउंड से वो एक्सेलरेट होती हुई दिख रही है, ना कोई नॉर्मल है ना कोई टेंशन है, कौन आगे लेके जाएगा? आगे एक्सेलरेट करेगा बॉक्स और ट्रेन की सरफेस के बीच की फ्रिक्शन। तो अब आप देखिएगा, यहां मैंने लगाया एफएस, एफएस बड़ा, एक्सेलरेशन भी बड़ी, एफएस और बड़ा, एक्सेलरेशन और बड़ी। तो हमें मैक्सिमम एक्सेलरेशन चाहिए, तो उस पर जो फ्रिक्शन होगी वो भी क्या लग रही होगी? मैक्सिमम, जिसको हम एफएल भी कह देते हैं। सो हम ये कहेंगे एफएल ही है जो एक्सेलरेट करवा रहा है। एफएल इज द नेट फोर्स एंड इट इज गिविंग मी व्हाट? m into a। सो एफएल की जगह हम लिख सकते हैं म्यू एस एन। एन होता है ब्लॉक का मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, mg। तो मैं ये कह सकता हूं यहां पर म्यू एस इंटू mg इज इक्वल टू ma। तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो हमें एक्सेलरेशन मिल गई किसके बराबर? म्यू एस इंटू जी। तो ऐसे सवालों के लिए आप याद रख सकते हैं एक्सेलरेशन इज म्यू एस इंटू जी। इसकी सबसे बड़ी वैल्यू चाहिए थी, इसलिए हमने यहां डाल दिया, म्यू एस 0.15 दिया है, जी 10 है। सो मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितनी आ गई? 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब सोच के जवाब देंगे, क्या इससे कम पे ब्लॉक एक्सेलरेट हो सकता है उसके साथ? ट्रेन के साथ बिल्कुल हो सकता है,
बट अगर ट्रेन की से ज्यादा एक्सेलरेशन हो गई तो इन दोनों के बीच में स्लिपिंग स्टार्ट हो जाएगी, ब्लॉक ट्रेन के रिस्पेक्ट में पीछे जाने लगेगा. सो दिस इज द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन फॉर विच द ब्लॉक विल रिमेन स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. नो, will remain stationary with respect to train. अब यहां पर आते हैं, एनएलएम का बेटा एक और टॉपिक है इंपल्स, जिसमें से आप देखेंगे अगर एक्सरसाइज 2 में जहां पीवाईक्यूज आपको मिलते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चंस हैव बीन देयर फ्रॉम द टॉपिक इंपल्स. अब जब हम बात करते हैं इंपल्स की तो एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं. इंपल्स का मतलब क्या होता है? जब किसी बॉडी का सडनली मोमेंटम चेंज हो जाए और हमसे पूछता है कितना मोमेंटम चेंज हुआ, तो एक वो टर्म यूज कर लेता है इंपल्स. इस सवाल में अगर हम देखें, दो आइडेंटिकल बिलियर्ड बॉल्स हैं, मतलब दोनों के मास क्या है? सेम. दे स्ट्राइक अ रिजिड बॉल विद सेम स्पीड, मतलब दोनों की इनिशियल स्पीड भी क्या है? सेम. बट दे स्ट्राइक एट डिफरेंट एंगल्स, अलग अलग कोण पर वो टकराए हैं. एंड दे आर रिफ्लेक्टेड विदाउट एनी चेंज इन स्पीड, मतलब स्पीड में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ. वेलोसिटी में परिवर्तन हां हुआ है, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हुई है. तो क्वेश्चन ये है, हमसे बोला गया रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इंपल्सेस इंपार्टेड ऑन द बॉल्स बाय द बॉलिस्ट. कोई बोले कि सर स्पीड तो बदली नहीं, तो इंपल्स तो लगेगा ही नहीं. नहीं, स्पीड तो बदली नहीं, बट वेलोसिटी बदली है. और इंपल्स हमें बताता है चेंज इन वेलोसिटी के ऊपर डिपेंडेंसी, मास के साथ साथ और किस पर? चेंज इन वेलोसिटी के ऊपर डिपेंडेंसी. सो लेट अस बिगिन. यहां पर अगर हम देखें तो पहले केस में यू से आया था और यू से ही लौट गया. तो अगर हम बात करें चेंज कितने का हो गया? mu माइनस माइनस mu. अगर मैं इस दिशा को पॉजिटिव मान लूं तो ये लिख सकते हैं, बट हमें मैग्नीट्यूड से मतलब है, तो मैंने कहा जो चेंज आया वो आया 2mu का. बट अगर हम डायग्राम में यहां दोबारा देखें, इधर जो चेंज आया है वो इस कंपोनेंट में आया है, ये 30, तो ये वाला कंपोनेंट आ जाएगा u cos 30. और ये लौट के आया तो ये वाला कंपोनेंट भी क्या हो गया? u cos 30. u sin 30 पहले भी नीचे था, बाद में भी नीचे है, तो कोई परिवर्तन नहीं आया. तो जो यहां चेंज आया, यहां तो u था और लौट के u से आया, तो चेंज आ गया 2mu. यहां पर जो चेंज आया वो 2mu नहीं आया, वो आया 2mu cos 30 डिग्री. सो बच्चों, जो रेशियो आएगी इट विल बी 2mu अपॉन 2mu cos 30, एंड वी वेरी नो द वैल्यू ऑफ cos 30, and that is root 3 by 2. So the answer is going to be 2 by root 3, or we can say 2 is to root 3. So the answer comes out second option. तो बच्चों अब चलते हैं हम चेन के प्रॉब्लम पर. यहां हमें बोला हुआ है अ यूनिफॉर्म चेन ऑफ 6 मीटर लेंथ इज प्लेस्ड ऑन अ टेबल सच दैट अ पार्ट ऑफ इट्स लेंथ इज हैंगिंग ओवर द एज ऑफ द टेबल. क्या मतलब? एक चेन के बात हो रही है यहां पर, जो टेबल पर रखा है उसका कुछ हिस्सा हैंग कर रहा है, और हमसे बोला गया है सिस्टम इज एट रेस्ट. कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द चेन एंड द सरफेस ऑफ द टेबल इज 0.5. तो बताना है मैक्सिमम हिस्सा कितना हो उसका ताकि सिस्टम रेस्ट पर रहे. अब आप देखिए, अगर थोड़ा सा टुकड़ा उसका हैंग कर रहा है तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में. मैंने वो पार्ट थोड़ा सा और एक्सटेंड किया, अब गिरने की संभावना और बढ़ गई, बट अभी भी रेस्ट पर है. बट इतना पार्ट कर दिया कि फ्रिक्शन जस्ट उसको बैलेंस कर रही है, तो ये हमारे पास लिमिटिंग कंडीशन आ गई है. तो मतलब अगर मैं बात करूं इस टेबल पर, मान लेते हैं x जो लेंथ है वो हैंग कर रही है, और उसको कौन रोक रहा है? जो टेबल पर बची हुई लेंथ है. पूरी लेंथ थी 6, तो ये जो लेंथ आएगी वो कितनी आएगी? 6 माइनस x. अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, जो इसको नीचे एक्सेलरेट करना चाहता है वो तो ये हिस्सा है, यानी m इंटू जी, और जो रोकना चाहता है वो ये फ्रिक्शन जो इस पार्ट पर लग रही है, यानी मैक्सिमम के लिए मैंने कह दिया Fl लग रहा है. तो m मास यहाँ पूरी चेन का नहीं है, m है इस चेन का जो हैंग कर रही है. तो हमने कहा अगर मास पर यूनिट लेंथ मैंने कह दिया लैम्डा है और लेंथ x है, तो मेरे पास इसकी वैल्यू आ गई लैम्डा x इंटू जी. फ्रिक्शन की वैल्यू बेटा हम जानते हैं वो होती है म्यू एस एन. n जो है वो है mg, बट ये m पूरी चेन का मास नहीं है, ये उस चेन का मास है जो टेबल पर है, रेस्ट कर रही है. तो यहां पर जो मास लिखेंगे हम लिखेंगे लैम्डा इंटू 6 माइनस एक्स इंटू जी. ये दोनों जस्ट बैलेंस हो रहे हैं, तो हमारा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, जो कि यहां बैलेंस कर रखा है. ये लैम्डा हमारा कैंसिल आउट हो गया, जी कैंसिल आउट हो गया, और x की वैल्यू आ गई हमारे पास क्या? म्यू इंटू 6 माइनस एक्स. सब्स्टिट्यूट कर दिया तो x कितना आ गया? 2 मीटर. मतलब हैंगिंग पार्ट और रेस्टिंग पार्ट, दो पार्ट हैं. हैंगिंग पार्ट अगर 2 मीटर है तो रेस्टिंग पार्ट 6 पूरी लेंथ थी, तो ये कितना हो गया? 4 मीटर. अब इसका एक शॉर्टकट भी बताता हूं. मान लेते हैं एक ऑप्शन दे रखा था 1 मीटर, टोटल लेंथ 6, तो ये कितना हुआ? 5, ये 3,
तो ये भी कितना हो गया 3, और एक ऑप्शन हमें दे दिया 4 और ये दे दिया 2। तो बेटा आप शॉर्टकट क्या लगा सकते हो, म्यू के लिए जितना हैंगिंग पार्ट है अपॉन रेस्टिंग पार्ट वो म्यू को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो अगर पहला ऑप्शन देखें, क्या हैंगिंग पार्ट 2 है, हाँ। क्या रेस्टिंग पार्ट 4 आ गया, हाँ। क्या 2/4 1/2 आ गया, क्या वो 0.5 है, हाँ। क्या म्यू 0.5 ही था, सही, तो मतलब पहला ऑप्शन सेटिस्फाई कर गया। अगर आप कोई और ऑप्शन सेटिस्फाई करते 1 और 5 तो वो उसको वायलेट कर देता, राइट। सो आप ये याद रख सकते हैं इन चेन वाले सवालों के लिए, फ्रिक्शन हो या कितना मैक्सिमम पार्ट हैंग करे तो हम यूज कर सकते हैं म्यू इज इक्वल टू हैंगिंग अपॉन रेस्टिंग पार्ट। क्लियर है बात? लेट अस प्रोसीड टू नेक्स्ट। अब हमें बोला गया एक लाइट इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग passing over a smooth light pulley connects the two blocks of masses m1 and m2. If the acceleration of the system is g by 8, then the ratio of masses is। अब हमारे पास स्टैंडर्ड एटवुड मशीन का क्वेश्चन आ गया, यानी 2 ब्लॉक एक पुली, और हमसे बोला गया m2 m1 की क्या रेशियो हो ताकि एक्सेलरेशन क्या आ जाए, g by 8। तो अगर हम यहां देखें, मेरे पास ये 2 ब्लॉक्स हैं m2 m1 और हमें दे रखा है m2 बड़ा है, तो मुझे पता है इसका डाउनवर्ड फोर्स डोमिनेट करेगा इसके फोर्स से, तो जो एक्सेलरेशन होगी वो होगा m2g माइनस m1g अपॉन टोटल मास, क्योंकि ये है m2g, ये है m1g, दोनों का डिफरेंस m2g माइनस m1g अपॉन टोटल मास। क्या ये एक्सेलरेशन मिलेगी, हाँ। अब एक्सेलरेशन हमें क्या दे रखी है, g by 8, बिल्कुल, g से g कैंसिल आउट हो गया। आप चाहे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये बचा 1/8, तो यहां आपने अगर क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया m1 प्लस m2, 8 इधर चला गया तो ये आ गया 8m2 माइनस 8m1, करेक्ट। तो m1 और m1 मिलके कितना हो गया, 9m1, ये हो गया हमारा 7m2, 8 माइनस 1 7m2। सो जो m2 by m1 आया दैट कम्स आउट व्हाट, 9/7। आई होप यहां तक क्लियर है बात। लेट अस प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका आंसर आ गया 1, दैट इज ऑप्शन 9:7। अब हम आ गए रॉकेट के ऊपर, थ्रस्ट प्रॉब्लम के ऊपर। एक रॉकेट है जिसका लिफ्ट ऑफ मास इतना है, मतलब जब वो लॉन्च किया गया तो उसका इतना मास था, एंड इट इज ब्लास्टेड अपवर्ड्स विद एन इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इनिशियल एक्सेलरेशन कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बोला फाइंड द इनिशियल थ्रस्ट ऑफ द ब्लास्ट। अब देखिएगा, अगर जस्ट उसको लिफ्ट करना है तो अपथ्रस्ट जो है वो उसके वेट के बराबर होना चाहिए, बट यहां उसको ऊपर एक्सेलरेट करना है तो जो थ्रस्ट है वो उसके वेट से क्या होगा, ज्यादा होगा। तो मतलब अगर हम बात करें, ये जो F है माइनस mg किसके बराबर होना चाहिए, ma, यानी जो F है इट विल बी इक्वल टू व्हाट, mg प्लस a, करेक्ट। तो यहां पर हमें g भी पता है, a भी पता है, वी कैन पुट इन द वैल्यूज एंड वी कैन फाइंड द थ्रस्ट फोर्स। अब आप बोलो सर एक और फॉर्मूला होता है थ्रस्ट फोर्स का, v dm by dt, बिल्कुल होता है, बट यहां पर हमें v और dm by dt की टर्म्स में काम नहीं करवाया, यहां हमसे काम करवाया g और a की टर्म्स। दोनों फॉर्मूले वैलिड हैं। लेट अस प्रोसीड। अब बच्चों हमें बोला हुआ है कंसीडर अ कार मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड विद स्पीड 100 मीटर पर सेकंड, द डिस्टेंस एट विच द कार कैन बी स्टॉप्ड इफ द फ्रिक्शन कोएफिशिएंट इज दिस। मतलब क्या, इनिशियल स्पीड 100 मीटर पर सेकंड दे रखी है हमें, और बोला अगर सतह पे फ्रिक्शन 0.5 आ जाए तो कितने डिस्टेंस बाद जाके वो रुकेगी। मतलब यहां पर हम स्टॉपिंग डिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहते हैं, फाइनल वेलोसिटी को क्या करना चाहते हैं, 0। तो अगर हम यहां देखें, इनिशियल हमें दे दी 100 मीटर पर सेकंड और फाइनल वेलोसिटी दे दी हमें v इक्वल टू 0, जो कि चाहिए हमें रोकना है। तो एक्सेलरेशन जो है वो आप चाहें ऐसे भी निकाल सकते हैं, ये मास m है, इस पर जो रोक लगेगी फ्रिक्शन वो काइनेटिक होगी क्योंकि रिलेटिव मोशन हो रहा है, और काइनेटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है म्यू के इंटू n। n की जगह मैं लिख सकता हूं क्या, mg, और f के यही प्रदान कर रही है पीछे की तरफ एक्सेलरेशन, तो मैंने लिख दिया ma। तो यहां से एक्सेलरेशन मुझे मिल गई किसके बराबर, म्यू के इंटू जी। बट बच्चों ये तो एक्सेलरेशन आ गई पीछे की तरफ, क्या रिटार्डेशन है, हाँ, क्योंकि पार्टिकल कहां जा रहा है, इनिशियली आगे। तो u अगर मैं पॉजिटिव मान रहा हूं तो एक्सेलरेशन को मेरे को क्या मानना पड़ेगा, नेगेटिव। एक्सेलरेशन को क्या मानना पड़ेगा, नेगेटिव। यहां तो हमने इसका मैग्नीट्यूड निकाल लिया जो कि पीछे की तरफ आ गया, म्यू के जी। बट जब हम इक्वेशन में डालेंगे v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as, तो वहां a किसके साथ डलेगा, साइन के साथ। तो v हमारा 0, u हमें दे रखा है 100, और म्यू के की वैल्यू है -1/2 इंटू जी, जी कितना है 10, करेक्ट।
सो एस हमारे यहां से निकल जाएगा सॉल्व करके एंड दैट कम्स आउट हाउ मच 1000 मीटर। तो 1000 मीटर चलने के बाद कार ऑटोमेटिकली फ्रिक्शन की मदद से रुक जाएगी। आगे बढ़ते हैं। अब हमें बोला गया 3 blocks M1, M2, M3 having masses this are respectively hanging from a smooth pulley and the tension in the rope T1 will be what when they are moving upwards with the acceleration 2 meter per second square। मतलब यहां से अवश्य कोई फोर्स लगा रहा है जिसकी वजह से इन पूरे ब्लॉक्स की एक्सेलरेशन कितनी है, ऊपर की तरफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमें बताया गया कि एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड है, ज्ञात करिए इस धागे में टेंशन क्या होगी। तो मुझे बताइए इस धागे को इन सारे ब्लॉक्स को एक्सेलरेट करवाना है, बिल्कुल। इस धागे की बात करते हैं T3 की, तो उसको केवल M3 को एक्सेलरेट करवाना है। T2 की बात करते हैं तो इसको इन दोनों को एक्सेलरेट करवाना है, और T1 का उद्देश्य है M1, M2, M3 तीनों को एक्सेलरेट करवाना। बट अगर हम बात करें यहां मैंने दिखा दिया T1 और मैंने यहां कंबाइंड दिखा दिया इनका मास M टोटल, तो इनका वेट भी आएगा नीचे, बिल्कुल आएगा M2G, और ये ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहे हैं A से। तो इक्वेशन बनेगी T माइनस कंबाइंड वेट इक्वल टू टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन। तो अगर मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा आई कैन फाइंड दैट द आंसर इज कमिंग आउट हाउ मच 240 न्यूटन। कैसे लिख भी देते हैं, T1 माइनस टोटल मास आप देख सकते हैं यहां से कितना है 4, 6, 10, मतलब टोटल मास है हमारे पास 20 इंटू जी कितना है 10। क्या ये 20 इंटू ए देगा, बिल्कुल, और ए ऊपर की तरफ था 2, तो मैंने लिख दिया 20 इंटू 2, 200 प्लस 40, सो द T1 कम्स आउट 240 न्यूटन। आप घर पर T2 और T3 अपने आप निकालिएगा और देखिएगा क्या रिजल्ट आता है। लेट अस प्रोसीड। सो आंसर इस केस में आ गया हमारा ऑप्शन नंबर 2। अब आ गए हम मंकी के ऊपर यार। अ मंकी ऑफ मास 40 kg क्लाइम्स ऑन अ मासलेस रोप which can bear the maximum tension of 600 न्यूटन। मतलब जिससे ये मंकी हैंग कर रहा है, जिस पर ये क्लाइम कर रहा है, उसकी मैक्सिमम टेंशन बेयर करने की क्षमता है 600 न्यूटन। 600 से कम होगी तो धागा नहीं टूटेगा, बट 600 से ज्यादा होते ही ये धागा टूट जाएगा। अब हमारा क्वेश्चन ये है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस विल द रोप ब्रेक। इन सारे केसेस में रोप कब ब्रेक होगी। अब एक बार कॉमन सेंस से हम बात करते हैं। मान लेते हैं मंकी वहीं रुका हुआ है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, तो इस रस्सी को केवल इसका वेट सपोर्ट करना है, और वेट कितना है इसका 40 इंटू 10 यानी 400 न्यूटन। मतलब यदि मंकी कुछ नहीं कर रहा तो टेंशन कितनी है 400 न्यूटन। बिल्कुल बात सही है, तो उस पर तो रोप नहीं टूटेगी। अगर ये नीचे एक्सेलरेट करता है तो टेंशन घट जाएगी, ऊपर एक्सेलरेट करता है तो टेंशन बढ़ जाएगी। और मैक्सिमम कितनी लिमिट है 600 न्यूटन की। कितनी है 600 न्यूटन की। तो सबसे पहला हमारा उद्देश्य है कि व्हाइल एक्सेलरेशन इज अपवर्ड्स टेंशन विल बी मैक्सिमम, और हम वहां से टी मैक्स निकाल लें mg प्लस ए। रुका हुआ है तो टी mg है, ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है तो mg प्लस ए है। तो हमें मैक्सिमम टेंशन दे रखी है 600, मास है मंकी का 40, तो मेरे पास एक एक्सेलरेशन आ गई, सॉल्व करके वो एक्सेलरेशन आ गई 5, मतलब 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसकी मैक्सिमम एक्सेलरेशन अपवर्ड्स है, जिस पर ये रस्सी टूट जाएगी। अब आइए ऑप्शन चेक करें किसमें 5 से ऊपर हमें एक्सेलरेशन दे रखी है। तो यहां देखें अगर हम, तो बोला है मंकी क्लाइम्स अप विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो यहां धागा टूट जाएगा क्योंकि 5 से एक्सेलरेशन क्या हो गई ज्यादा। बाकी सब केसेस में देखिए ये है क्लाइम्स डाउन, डाउन में तो वैसे ही कम हो जाएगी, यूनिफॉर्म स्पीड मतलब mg के बराबर ही रहेगी, और फ्री फॉल में तो टेंशन शून्य हो जाएगी। सो द आंसर वुड बी दैट एक्सेलरेशन विच इज मोर देन 5 while the monkey is accelerating upwards. Let us proceed. Now we have come to an assertion reason or statement based problem. यहां पर हमें बोला हुआ है पहली स्टेटमेंट में, a table cloth can be pulled from a table without dislodging the dishes. मतलब आपने एक टेबल पर एक शीट बिछा दी, एक क्लॉथ बिछा दिया, और उसके ऊपर आपने रखे हुए डिशेस, बर्तन रखे हैं, और आपने सडनली चादर को खींच लिया। तो आप अगर सडनली उसको खींचें तो कई बार बर्तन अपनी जगह पर ही स्थिर रहते हैं, दे आर नॉट डिस्टर्ब्ड एट ऑल। तो क्या ये पहली स्टेटमेंट सही है, अ टेबल क्लॉथ कैन बी पुल्ड फ्रॉम अ टेबल विदाउट डिसलॉजिंग डिशेस? यस, बिल्कुल सही है। अब इसकी स्टेटमेंट 2 पढ़ते हैं। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। भाई ये तो न्यूटन का थर्ड लॉ है, ये भी सही है, स्टेटमेंट 1 भी सही है, स्टेटमेंट 2 भी सही है, बट क्या
ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? आइए चेक करें। यहां पर टेबल को जब मैंने खींचा तो उसको मोशन में डाला, बट उस पर रखी हुई डिशेस जो थी वो रेस्ट पे थी और रेस्ट पे ही रहना चाहती हैं। मतलब ये लॉ ऑफ इनर्शिया की बात कर रहा है। कोई भी बॉडी रेस्ट पर है तो रेस्ट पर रहना चाहती है। तो यहां न्यूटन का थर्ड लॉ नहीं बल्कि न्यूटन का पहला लॉ रिस्पॉन्सिबल है, जिसकी वजह से जो चीज रेस्ट पे थी वो रेस्ट पे ही रहना चाहती है। सो स्टेटमेंट 1 and 2 आर ट्रू, बट द स्टेटमेंट 2 इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। कोई पूछे डिशेस क्यों अपनी जगह पे रही, बर्तन क्यों नहीं टेबल से हिले? क्योंकि वो रेस्ट पे रहना चाहते थे और रेस्ट पर ही रहे, ड्यू टू द लॉ ऑफ इनर्शिया, फर्स्ट लॉ। लेट अस प्रोसीड। तो यहां पर बच्चों वही लिखी हुई है स्टेटमेंट इंग्लिश में भी, a tablecloth can be pulled from the table without dislodging the dishes because dishes tend to remain at rest, obeying the law of inertia, obeying the law of inertia। अब आगे आते हैं हम। Let us come to this question. A 2 kg brick begins to slide over a surface which is inclined at an angle 45 degree with the horizontal axis। मतलब एक सरफेस है हमारी, 45 डिग्री पर जैसी एंगल होता है तो वो फिसलना शुरू करती है। इंक्लाइंड प्लेन पर आ गए हम, ब्लॉक फिसलना चाह रहा है, 45 डिग्री इंक्लिनेशन है, तो हमारे दिमाग में एक वर्ड आता है एंगल ऑफ रिपोज। क्या ये 45 डिग्री वो एंगल ऑफ रिपोज नहीं है जिस पर ब्लॉक क्या करना चाहता है? स्लाइड करना चाहता है। सो अगर हमसे बोला गया फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेसेस, तो हमें पता है tan थीटा किसके बराबर होता है? म्यू एस, या थीटा किसके बराबर होता है? tan इनवर्स म्यू एस। सो यहां से हम कह सकते हैं थीटा हमें दिया हुआ है 45, सो म्यू एस कम्स आउट व्हाट? 1। तो यहां बच्चों हमने लॉज ऑफ मोशन का क्विक रिकैप कर लिया, कंसिडरिंग ऑल द मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस दैट आर सपोज्ड टू कम दिस ईयर। अब हम चलने वाले हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स की ओर, और यहां पर हम पहला सवाल उठाते हैं। पहला सवाल हमारा है डायमेंशंस के ऊपर। तो ये आप लोगों के लिए एक टास्क रहेगा, घर पे बैठ के मैकेनिक्स की, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की, वेव्स की, हीट की, जो भी इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज हैं उनकी डायमेंशंस को आप एक बार रिविजिट करेंगे। यहां पर मैंने आपको कुछ टर्म्स दे रखी है। स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट होता है F इक्वल टू KX में जो K होता है, तो यानी K को हम लिख सकते हैं किसके बराबर? F बाय एक्स। एंगुलर स्पीड ओमेगा, ओमेगा क्या होगा? V बाय R। एंगुलर मोमेंटम आप जानते हैं किसके बराबर होता है? mvr। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया बच्चों mr स्क्वायर, राइट। तो अब हमें इसकी डायमेंशंस हमें कैलकुलेट करनी है। तो लेट अस से मैं उदाहरण लेके दिखाता हूं। स्प्रिंग कांस्टेंट में F इक्वल टू KX है, तो F हमें पता है mlt माइनस 2 होता है, राइट। और x हमारा किसमें होता है? L। तो दोनों को डिवाइड करेंगे तो L और L कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा? mt माइनस 2। इसी प्रकार से आप बाकी के भी डायमेंशंस निकाल सकते हैं, राइट। लेट अस कम टू अनदर क्वेश्चन। यहां पर आपने वर्ड पढ़ा वर्नियर स्केल डिवीजन, मतलब हम इंस्ट्रूमेंट के एक सवाल पर आ गए हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट द इंस्ट्रूमेंट वर्नियर कैलिपर्स। यहां हमें बोला गया 50 वर्नियर स्केल डिविजन्स आर इक्वल टू 49 मेन स्केल डिविजन्स ऑफ अ ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप एंड वन स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑफ द मेन स्केल इज दिस। मतलब ये हमें MSD की वैल्यू दी है, मेन स्केल डिवीजन। MSD की वैल्यू दी है कितनी? मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू दी है 0.5 mm। तो बोला वर्नियर कांस्टेंट क्या है ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप का? बच्चों वर्नियर कांस्टेंट आप जानते हैं, इट इज अनदर नेम फॉर लीस्ट काउंट। सो हमसे सवाल में LC पूछा है। LC के लिए हमें दो चीजें पता होनी चाहिए, MSD और VSD। MSD दे रखा है और VSD हम रिलेशन से निकाल सकते हैं। कैसे? आइए देखें। 49 MSD किसके बराबर है? 50 VSD। तो एक VSD इसके बराबर आ गया, हमने MSD की वैल्यू डाल दी, तो हमें क्या मिल गया? VSD। और लीस्ट काउंट ही तो वर्नियर कांस्टेंट है, यानी MSD माइनस VSD। 0.5 माइनस 0.49 दैट इज 0.01 mm। आई अगेन सजेस्ट यू, इंस्ट्रूमेंट्स में मैक्सिमम क्वेश्चन अगर आप देखें अभी तक की नीट AIPMT की हिस्ट्री में, तो मैक्सिमम क्वेश्चंस हैव अराइव्ड फ्रॉम द टॉपिक लीस्ट काउंट, चाहे वो स्क्रू गेज हो चाहे वो वर्नियर कैलिपर हो, बट हमें रीडिंग निकालनी भी आनी चाहिए। अब हमें बोला गया इन एन एक्सप्रेशन A इंटू 10 की पावर B व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ये क्वेश्चन बच्चों अपने मेंस में भी आया हुआ है, अपनी NCERT में भी है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, नीट में भी अगर हमारी बात करें तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड की चर्चा होती है। तो हमें बोला गया ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड किस पर डिपेंड करेगा? क्या A पर डिपेंड करेगा या B पर करेगा? तो उससे पहले हम समझ लेते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या है? तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म का मतलब यह है कि अगर मैंने कोई नंबर लिखा 6.1 इंटू 10 की पावर 8, तो ये जो टर्म है ये इंडिकेट कर रही है A की,
और ये टर्म इंडिकेट कर रही है बी को। अब ए पर क्या कंडीशन है, ये जो नंबर हम लिखते हैं ए, ये 1 से बड़ा या 1 के बराबर हो सकता है और 10 से छोटा होगा। ये इसकी करेक्ट एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। मतलब क्या, अगर मेरे पास नंबर होता 693 तो मैं उसको इस प्रकार लिखूंगा 6.93 इंटू 10 की पावर 2। क्यों? क्योंकि ये जो नंबर है ए, ये 1 से बड़ा या 1 के बराबर है और 10 से क्या है, छोटा है। तो ये मेरी करेक्ट एक्सपोनेंशियल फॉर्म आएगी। अब अगर हमसे पूछे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या है, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड मतलब यहाँ 10 की कितनी पावर आ रही है, यहाँ 10 की पावर कितनी आ रही है, बी। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड जो हम बात करते हैं वो किसकी बात करते हैं, बी की। बट एक शर्त है। शर्त क्या, अगर मैंने नंबर लिखा 2.1 इंटू 10 की पावर 7, 4.9 इंटू 10 की पावर 7, 5 इंटू 10 की पावर 7, 5.1 इंटू 10 की पावर 7 और 6.9 इंटू 10 की पावर 7, जब तक ये ए 5 या 5 से छोटा है, क्या मतलब, ए या तो 5 हो या 5 से क्या हो, छोटा, तो जो भी पावर है दैट विल बी द ऑर्डर। तो यहां पर ऑर्डर जो होगा बी, वो किसके बराबर होगा, 7 के। बट जैसे ये नंबर ए 5 से बड़ा हो गया, 10 से छोटा तो अभी भी होगा, बट 5 से क्या हो गया, बड़ा, तो जो ऑर्डर है उसमें हमें 1 ऐड करना पड़ेगा। मतलब यहां पर जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, 7 + 1। इसी प्रकार क्या ये नंबर 5 से बड़ा है, हां, तो क्या ऑर्डर 2 होगा या 2 + 1 होगा, 2 + 1 होगा। तो यहां पर हमसे बोला गया क्या ऑर्डर ए होता है, नहीं, ऑर्डर तो बी होता है, या तो ये होगा या ये होगा या ये होगा। अब ए पर चलते हैं आगे। यहां बोला हुआ है ए जो है 1 के बराबर या 1 से बड़ा और 5 या उससे छोटा है, तो ऑर्डर क्या रहेगा, बी। तो मतलब करेक्ट आंसर हमारा क्या हो गया, 2। अगर ए 5 से बड़ा हुआ और 10 से छोटा या बराबर हुआ तो ऑर्डर बी नहीं होगा, ऑर्डर क्या होगा, बी + 1। सो दैट्स व्हाई ऑप्शन 3 इज रॉन्ग एंड द करेक्ट आंसर ओवर हियर इज 2। तो ये हमने चर्चा की ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड की। लेट अस प्रोसीड टू दिस क्वेश्चन। अब हमें बोला गया एक फोर्स हमारी ये गिवन है, F = ax² + bt की पावर 1/2 where x is the distance and t is the time. Find the dimensions of b² by a. तो यहां इक्वेशन ऑफ होमोजेनिटी यूज करेंगे कि भाई अगर दो क्वांटिटीज ऐड हो रही हैं और वो फोर्स के बराबर हैं, मतलब ये तीनों के डायमेंशंस किसके बराबर होंगे, फोर्स के डायमेंशंस के बराबर। सो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से हमें पता चल गया ये फोर्स है तो ax² कंबाइंड भी फोर्स है, तो जो a होगा वो क्या होगा, F/x²। सॉल्व किया तो ये आ गया। b चाहिए तो b × t की पावर 1/2 फोर्स के बराबर होगी, तो b क्या होगा, F/t की पावर 1/2। ये b को सॉल्व करके आ गया और हमसे पूछा है b²/a, सो वी कैन पुट इन द वैल्यूज एंड वी कैन गेट द रिक्वायर्ड आंसर। ये हमारा था प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पर। आगे बढ़ते हैं। अब हमसे बोला गया है फाइंड द सिग्निफिकेंट फिगर्स ऑफ द रिस्पेक्टिव क्वांटिटीज एंड मैच इन द 2 कॉलम्स। तो बच्चों ध्यान देना, 1001 क्या कोई डेसिमल आ रहा है, नहीं। तो अगर हम सिग्निफिकेंट काउंट करें 1 2 3 4, क्या ये जीरो सिग्निफिकेंट है, बिल्कुल है, क्योंकि दो नॉन जीरो के बीच में कोई भी जीरो आता है वो सिग्निफिकेंट होगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 4। आगे बोला क्या ये पहला नॉन जीरो है, हां, तो उससे पहले का जीरो मैटर करेगा, नहीं। तो यहां के सिग्निफिकेंट कितने आ गए, 1 2 3। सो इसका आंसर आ गया। यहां पे अगर हम बात करें 1 के बाद के जीरो मैटर करेंगे और इस 1 के बाद के पीछे वाले मैटर करेंगे क्या, करेंगे। क्यों, क्योंकि आगे क्या लगा है, डेसिमल। तो इसके अगर हम टोटल काउंट करेंगे तो आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा, 6। इधर बात करें पहले नॉन जीरो के शुरू के जीरो मैटर नहीं करते, बाद के कर सकते हैं, कब, जब नंबर में क्या लगा हो, डेसिमल। तो यहां पर अगर हम देखें 1 2 3 4 और 5, क्योंकि यहां डेसिमल है तो इसका आंसर क्या आ गया, 5। अब आप जल्दी से जवाब देंगे, क्या 6009 में सिग्निफिकेंट फिगर्स 4 हैं, हां, क्योंकि जीरो इनके बीच में ट्रैप्ड है। अगर मेरे पास होता 00609, अब आंसर क्या आता, ये जो जीरो मैटर नहीं करते तो आंसर क्या आता, 3। अगर मुझे बोला होता 60900, तो आंसर अभी भी 3 आता, क्योंकि डेसिमल नहीं है, इसलिए पीछे के जीरो मैटर नहीं कर रहे। बट अगर दिया होता 6.0900, तो बच्चों ये 3 के साथ साथ ये 2 भी मैटर करेंगे, तो आंसर क्या आता, 5। तो ये हमारी डिस्कशन हो गई सिग्निफिकेंट फिगर्स के ऊपर। लेट अस प्रोसीड। अब हमारे पास आ गया स्क्रू गेज। स्क्रू गेज में इस क्वेश्चन में सब कुछ कवर हो रहा है। सबसे पहली चीज हमें बोला है स्क्रू गेज मूव्स 0.5 mm ऑन अ मेन स्केल इन 1 कंप्लीट
रोटेशन, मतलब हमें यहां पर उसने किसकी बात कर दी, पिच की, और बोला सर्कुलर स्केल, इस पर इसके जो डिविजन्स हैं दैट इज हाउ मच टोटल 50। तो जैसे ही हमारे पास ये आ जाए तो हम लीस्ट काउंट लिख सकते हैं, लीस्ट काउंट इज इक्वल टू पिच अपॉन टोटल सर्कुलर स्केल डिविजन्स। तो बच्चों लीस्ट काउंट जो हमारे पास आ जाएगा वो आएगा 0.5 बाय 50, यानी आंसर आ गया 0.01 क्या mm। लीस्ट काउंट मिलते हमारा आधा काम हो गया। अब हमसे बोला गया है बताओ फाइनल रीडिंग क्या होगी, तो मेन स्केल रीडिंग तो हमें ऑलरेडी दे दी 2.5 mm, और 45th डिवीजन यहां कोइंसाइड कर रहा है। तो आप मुझे दोबारा बताइए, मेन स्केल रीडिंग में तो हमें कोई काम करना ही नहीं, ऑलरेडी दे रखी है 2.5 mm। सर्कुलर स्केल की जो रीडिंग आएगी वो आएगी 45 इंटू एलसी, क्योंकि 45 कोइंसाइड कर रहा है, और बच्चों एलसी की वैल्यू क्या निकाल चुके हैं 0.01, तो ये आ जाएगा 0.45 mm। अब जीरो एरर भी दे रखा है सवाल में, क्या जीरो एरर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, नेगेटिव है, तो जीरो एरर की वैल्यू दे रखी है -0.03 mm। अब बच्चों जो रीडिंग आती है वो होती है मेन स्केल प्लस स्केल माइनस जीरो एरर, और जीरो एरर डलेगा साइन के साथ, तो मतलब जो फाइनल रीडिंग आएगी हमारे पास इट विल बी, फाइनल रीडिंग जो आएगी इट विल बी 2.5 प्लस 0.45 minus 0.03, so the answer will come out 2.98 mm, 2.98 mm। ये देखिए यहां पर मेन स्केल सर्कुलर स्केल की रीडिंग और डायमीटर की रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल माइनस जीरो एरर, और जीरो एरर डलता है साइन के साथ, तो यहां नेगेटिव था तो क्या डला नेगेटिव, सो द आंसर कम्स आउट 2.98 mm, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों फिर से हम आ गए डायमेंशंस के ऊपर, तो डायमेंशंस की जब भी हम चर्चा करेंगे डायमेंशंस की, तो ध्यान रखना कुछ कांस्टेंट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि म्यू नॉट, एप्सिलॉन नॉट, जी, प्लैंक कांस्टेंट, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, यंग्स मॉडुलस, इनका तो आपको काम करना ही करना है। यहां पर अगर हमसे बोला हुआ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, तो यार स्पीड ऑफ लाइट की अगर हम बात करें तो हमें पता है स्पीड ऑफ लाइट का फॉर्मूला होता है c = 1/रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर कर दूं तो ये रूट तो गायब हो जाएगा और हमें क्या मिलेगा c²। तो बेसिकली हमें c² का डायमेंशन निकालने हैं, और c होता है बच्चों स्पीड ऑफ लाइट, यानी स्पीड होती है LT-1, और उसका हमें क्या करना है स्क्वायर। तो जो डायमेंशन आएंगे वो क्या आएंगे L2/T2 या L2T⁻²। आई होप यहां तक क्लियर है बात यार। सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यार यहां पर हम आए हैं, in an experiment to find the acceleration due to gravity using a simple pendulum, time period of 0.5 second is measured from time of 100 oscillation। क्या मतलब टाइम पीरियड तो 0.5 सेकंड आया, बट हमने एक ऑसिलेशन की मदद से नहीं मेजर किया, 100 ऑसिलेशन की मदद से किया है। तो मुझे बताइए 100 ऑसिलेशन के लिए जो टाइम आएगा जो हमने मेजर किया होगा वो बेसिकली क्या किया होगा 50 सेकंड्स। तो हमने एक घड़ी से जिसका रेजोल्यूशन 1 सेकंड है, लीस्ट काउंट 1 सेकंड है, उससे हमने कितना मेजर किया 50 सेकंड। मेजर हमने कितना किया 50 सेकंड, और ये हमने कैलकुलेट किया 0.5। कैसे कैलकुलेट किया 50/100। तो जो मेजर्ड क्वांटिटी है t दैट इज नॉट 0.5 दैट इज 50 सेकंड्स। अब हमें बोला गया जो लंबाई हमने मेजर की वो 10 सेंटीमीटर, नोन टू द एक्यूरेसी ऑफ 1 mm, मतलब इसका लीस्ट काउंट कितना था 1 mm। तो बोला द एक्यूरेसी इन डिटर्मिनेशन ऑफ g इज फाउंड टू बी x%, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब बच्चों हम आते हैं यहां पर, हम इस फॉर्मूले पर आए। अगर हमें g की बात करें तो g हमारा डिपेंड करेगा, स्क्वायर कर दूंगा अगर दोनों साइड, तो g आ जाएगा L/T²। L यही रहा, g इधर चला गया और t का स्क्वायर होके नीचे आ गया, मतलब जो g है वो डिपेंड कर रहा है l और t⁻⁻² पर। तो बच्चों डेल्टा g/g को हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा l/l प्लस 2 टाइम्स डेल्टा t/t। याद रखें ये चीज हम यहां से कैलकुलेट कर रहे हैं और ये हम मेजर्ड कर रहे हैं, तो एक ही चीज हमने कैलकुलेट करनी है, यहां पर कंप्यूट करनी है, और ये दोनों क्वांटिटीज कौन सी होनी चाहिए, मेजर्ड क्वांटिटीज। तो यहां पर अगर हम बात करें डेल्टा l/l, तो ये हमने वैल्यू पुट कर दी डेल्टा l/l की, करेक्ट। और t में यहां पर हम 0.5 नहीं डालेंगे, हम क्या डालेंगे 50, क्योंकि हमने जो मेजर किया है वो 0.5 नहीं किया है, हमने मेजर 100 ऑसिलेशंस का किया, तो यहां 50 डलेगा। बहुत बच्चे गड़बड़ करते हैं यहां पर। ऑलवेज रिमेंबर यू आर गोइंग टू पुट द मेजर्ड वैल्यूज, always going to put the what measured values।
सो ये अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो आंसर कम्स आउट व्हाट 5%। तो बच्चों ये हम आखिरी क्वेश्चन पर आते हैं अब इसके बाद, और ये वही सारे कोफिशिएंट्स हैं जिसकी मैंने चर्चा की थी, यंग्स मॉडुलस, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, प्लैंक कांस्टेंट and another constant in photoelectric effect, that is work function. So in this short duration I made you revise all the topics, all the subtopics of the two chapters, that is laws of motion and units and measurements along with the devices. I hope ये नीट आपके लिए सक्सेसफुल रहे. Wish you all the very best. Thank you.